हेलो एंड वेलकम टू बुलंद अकेडमी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के सीबीएसई के साइंस के पेपर में कौन कौन से टॉपिक्स मोस्ट हैं, क्योंकि हमें रिवीजन करना है और रिवीजन उन टॉपिक्स का किया जाता है जो थोड़े से और टॉपिक्स होते हैं। उनके बार बार कंसेप्ट को क्लैरिफाई किया जाता है क्योंकि उनके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा होते हैं। उन टॉपिक्स के बिना पेपर को बनाना आसान काम नहीं होता है। तो एग्जामिनर्स जिन टॉपिक्स को चूज करते हैं, जिनसे क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, जिनमें आपको ट्रिक्स में डालते हैं, वो सारे टॉपिक्स मैंने आपको आज इस वीडियो में लाकर रख दिए हैं। हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ये एक छोटा सा वीडियो। इसमें है चैप्टर वाइज हम डिस्कस करेंगे किस चैप्टर से कौन से टॉपिक्स क्लियर होंगे। तो हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 में आ रहा है रेडॉक्स। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्वेश्चन मतलब इस तरह से कि आपको रिड्यूसिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट बताना होता है या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको बताना होता है। इसका इंपॉर्टेंट एरिया है और ये लोग मतलब सवाल इससे पूछा ही जाता है। या फिर इसको इस तरह पूछ लेते हैं कि कौन सा केमिकल ऑक्सीडाइज्ड हो गया, कौन सा केमिकल रिड्यूस्ड हो गया। तो ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड केमिकल कौन कौन से हैं उस पर बात होती है। इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, अच्छे से समझिए, इस कांसेप्ट को पूरी तरह याद रखिए। इससे क्वेश्चन का आना लगभग तय ही होता है। दूसरा जो चैप्टर है वहां से ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा, पीओपी, इन चारों में से किसी पर भी बिना मतलब इनमें से एक इनको किसी को टिक करे क्वेश्चन पेपर का बनना आसान काम नहीं है। तो क्या इसमें पूछा जा सकता है? इन चारों में इनका फॉर्मेशन पूछा जा सकता है, या फिर जरूरी नहीं है डायरेक्टली वो कहे कि ये कैसे बनता है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिकी बनाकर भी वो डाल देते हैं। और इसका यूजेज पूछा जा सकता है, यूजेज क्या है इसका, कहां कहां इसको यूज करते हैं। और ये भी पूछा जा सकता है कि इनके कॉमन नेम या केमिकल नेम क्या है। इनके कॉमन नेम और केमिकल नेम पे बात होती है। कॉमन नेम और या फिर केमिकल नेम पे बात होती है। तो इसका मतलब ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। चैप्टर नंबर 2 से हम बात करें। चैप्टर नंबर 3 से हमें क्या मिलता है? चैप्टर नंबर 3 से हमें रिएक्टिविटी सीरीज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलता है। और इस रिएक्टिविटी सीरीज में होता ये है कि हायर रिएक्टिविटी सीरीज या जो भी एलिमेंट हाईली रिएक्टिव है वो लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। इससे हमें मदद मिलती है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में और डिस्प्लेसमेंट वाली सभी रिएक्शंस में। तो रिएक्टिविटी सीरीज अपने आप में बहुत काम की चीज है और एग्जाम में इससे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली क्वेश्चंस होते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में मेटल 3 तरह के वहां शो होते हैं, हाईली रिएक्टिव, लो रिएक्टिव और मीडियम रिएक्टिव। जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको कैसे आप एक्सट्रैक्ट करोगे, जो लो रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको आप कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे, और जो मेटल्स मीडियम में हैं, मिडिल में रिएक्टिविटी सीरीज के, उनको आप कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे। तो ये मेथड्स भी आपको लर्न करने होंगे, समझने होंगे और इन पर फोकस करना होगा क्योंकि इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 4। इसको कार्बन वाला चैप्टर है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब उसमें नोमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। नोमेनक्लेचर क्या होता है? नोमेनक्लेचर किसका? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का। नोमेनक्लेचर किसका? अल्कोहल का, एल्डिहाइड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का और कीटोन का। इनका नोमेनक्लेचर पूछ ही लेता है। तो आप इस पर फोकस कीजिए, नोमेनक्लेचर पर, इसको समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए, इनकी स्ट्रक्चर बनाइए और उनको देखिए। ज्यादातर कोशिश कीजिए मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट और पेंट तक आप इस पर सभी को कर लें। फिर आपसे इसी चैप्टर में लास्ट में दो टॉपिक है इंपॉर्टेंट, वो है इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। इनका भी वही काम है। क्या पूछा जा सकता है? इनका यूजेज पूछा जाता है, इनका फॉर्मेशन पूछा जाता है और इनके कॉमन नेम्स भी पूछे जाते हैं। यूजेज, फॉर्मेशन, अच्छा ये सवाल डायरेक्टली भी होते हैं और इनडायरेक्टली भी, और कॉमन नेम्स ये पूछे जाते हैं। तो इनको डायरेक्टली भी पूछ लेंगे, इनडायरेक्टली भी पूछ लेंगे। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और आता है सोप एंड डिटर्जेंट का। उस टॉपिक को हम कहते हैं सोप एंड डिटर्जेंट। ये भी टॉपिक अच्छा मतलब रिस्पॉन्स रखता है, इससे भी क्वेश्चन बनने की उम्मीद होती है। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 पर आते हैं। यहां से हमारी बायोलॉजी शुरू होती है और बायोलॉजी में ह्यूमंस के रिगार्डिंग लाइफ प्रोसेसेस कौन कौन से हैं? न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है और एक्सक्रीशन है। ये चारों प्रोसेस ह्यूमंस के इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट है और किसमें? ये प्लांट्स में होता है, जाहिर सी बात है। और रेस्पिरेशन भी यहां मैं लिख रहा हूं तो वो प्लांट्स का इंपॉर्टेंट है ना। इंपॉर्टेंट रेस्पिरेशन दोनों केस में, ह्यूमंस में भी और प्लांट्स में भी। तो आप ये समझिए कि जो लाइफ प्रोसेसेस हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इनमें कोशिश कीजिएगा कि इनके फिगर्स, डायग्राम्स बड़े अच्छे से इलस्ट्रेटिव आप बनाएं। डायग्राम के सिलसिले में मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जब आप कोई डायग्राम बनाते हैं, सपोज मैंने ये डायग्राम बनाया है, तो इस डायग्राम को जब लेबल करेंगे, मेंशन करेंगे, तो एक ही साइड करने में ज्यादा अच्छा होता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि इसको हम ऐसे करके दिखा देते हैं, ऐसे करके दिखा देते हैं। ये तरीका बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं, मतलब आप कोशिश कीजिए कि जो चीज आप दिखा रहे हैं बिल्कुल उसके सामने ही उसको लेबल करें। इसके बाद टॉपिक आता है, नेक्स्ट चैप्टर आता है जिसको हम कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में ह्यूमन से अगर रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, न्यूरॉन से पूछा जाएगा। न्यूरॉन में इंपल्स कैसे ट्रांसफर होती है, न्यूरॉन में मैसेज कहां से डेंड्राइट से सेल बॉडी से नेड्रॉन तक जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में है। रिफ्लेक्स आर्क पूछ लिया जाता है, कैसे सेंसरी से लेकर मोटर न्यूरॉन और उसके बाद इफेक्टर तक ये सारा मतलब मैसेज जनरेट होता है, ट्रांसफर होता है और वहां उसका एक्शन होता है। ब्रेन के बारे में कि ब्रेन का कौन सा पार्ट कौन सा काम करता है। इसके अलावा मतलब कहां मेमोरी रहेगी, कहां से आप थिंकिंग का काम करेंगे, आपकी आईज, ईयर्स, या ये कहिए कि सेंसेशन आपको कहां होता है। इस तरह के कौन सा पार्ट है जो आपकी बॉडी को पोस्चर को मेंटेन करता है, कौन सा पार्ट है जो आपको भूख लगने में, कौन सा वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, कौन सा इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। ये सब आपको मतलब याद रखनी है और समझनी है। इसके अलावा प्लांट्स में अगर बात करें कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की, तो प्लांट के हार्मोन, फाइटो हार्मोन्स हैं और फाइटो हार्मोन्स को भी आपको अच्छे से रिवाइज करना है, लर्न करना है, समझना है। और हार्मोन्स इन ह्यूमंस में ये तो इंपॉर्टेंट अपने आप में है ही। तो इस चैप्टर के ज्यादातर टॉपिक्स जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं और बड़ा ही मतलब उससे सवाल अच्छे तरीके से पूछ लिया जाता है। कई बार सवाल 2-3 टॉपिक्स में मर्ज करके भी पूछा जाता है। अब आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 7 से क्या पूछा जाता है। यहाँ पर रिप्रोडक्शन के टाइप, चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चाहे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्पेशली पॉपुलेशन कंट्रोल से सवाल पूछे जाते हैं। तो इन पर डायरेक्टली या फिर केस बेस्ड जो आपके क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। इसके अलावा चैप्टर नंबर 8 से आप देखिए लॉज ऑफ इनहेरिटेंस से, जिन्हें हम मेंडल्स के लॉ बोलते हैं। मेंडल के 3 लॉ हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो तीनों ही लॉज इंपॉर्टेंट है। तीनों की आप तैयारी कीजिए, तीनों का ही आप रिवीजन कीजिए, तीनों के जो डायग्राम्स हैं उनके फ्लो चार्ट्स हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए। आप स्पेशली आप प्रैक्टिस कीजिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की, स्पेशली आप प्रैक्टिस कीजिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की। फिर उसके बाद क्या होता है? सेक्स डिटरमिनेशन। इसमें आपको बताना होता है कि हु इज रिस्पांसिबल, हुज गैमीट्स आर रिस्पांसिबल फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बेबी, सेक्स ऑफ द फीटस। तो कैसे आप डिटरमाइन करेंगे? वो डिटरमाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेल गैमीट। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, हु इज रिस्पांसिबल, हुज गैमीट्स आर रिस्पांसिबल, है ना। तो आपको ये टॉपिक अच्छे से करना होगा। इसके बाद एक टॉपिक आता है, उसको हम कहते हैं चैप्टर नंबर 9 से है, लाइट से है, मिरर फार्मूला इसमें इंपॉर्टेंट है। मिरर फार्मूला में सिर्फ ये नहीं कि फार्मूला रख लिया है, मिरर फार्मूले और लेंस फार्मूले की एप्लीकेशन आपसे पूछी जाती है। मिरर फार्मूला क्या है?
1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v। ओके सर, लेकिन लेंस फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। तो इस तरह से हम इसको कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन याद करने तक ये क्वेश्चन नहीं आता है, इसका एप्लीकेशन आती है। इसको बताया जाता है कि ऑब्जेक्ट वहां रखा है, इमेज कहां बनेगी, या ये कि फोकस इतनी है, फोकस इतनी कर दी जाए तो क्या होगा, इमेज किस जगह बन रही है, इमेज का नेचर कैसा है, वर्चुअल है, इरेक्ट है। तो ये मैं आपसे अच्छे से डिस्कस कर चुका हूं सारी बातें, और यही क्वेश्चन में आपसे पूछी जानी है। इसके बाद आता है नेक्स्ट चैप्टर, और उसमें डिफेक्ट्स ऑफ, अच्छा 9th चैप्टर में आपकी एक चीज हो रही है, वो है पावर ऑफ द लेंस, P is equal to 1 upon f। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और पावर एडिंग के भी बेसिकली कोई क्वेश्चन आ जाता है। यहां हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 की। तो चैप्टर नंबर 10 कहता है डिफेक्ट्स ऑफ विजन। कौन कौन से डिफेक्ट विजन है? मायोपिया है, प्रेसबायोपिया है, और हाइपरमेट्रोपिया है। तो ये तीनों के तीनों विजन के डिफेक्ट आपको समझने हैं, याद करने हैं, इनको इंपॉर्टेंट आप मानिए, आप इनको लिखिए, कहीं बार बार लिखिए, इनके वो डायग्राम बनाइए कि ये विजन में डिफेक्ट है और ये करेक्शन के लिए लेंस लगा दिया गया है। तो इससे आपको बार बार प्रैक्टिस करने से एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगी, इजीली आप डायग्राम को ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद आता है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। जैसे हम कहते हैं कि व्हाई द स्टार्स आर ट्विंकलिंग, तो उसका रीजन आप एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन है, इसको थोड़ा सा समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए। व्हाई द सनसेट बिफोर, मतलब सनसेट आफ्टर 2 मिनट, व्हाई द सन राइजेस बिफोर 2 मिनट। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको भी आप इसे करें। इसके अलावा प्रिज्म एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी लाइट को क्या करता है, पूरी तरह बखेर देता है ना, रिफ्लेक्ट कर देता है ईच एंड एवरी कलर को इन द फॉर्म ऑफ विबग्योर, इन द फॉर्म ऑफ यस यस। अब इसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, और ये चैप्टर आपसे कहता है इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का फाइनल क्या है? V इज इक्वल टू IR। सर वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो ये जो वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस है, यही क्वेश्चन असल में वो डायरेक्टली तो कहेगा नहीं आपसे कि V का फार्मूला बताइए। आपसे पूछा जाएगा कि भाई हमारे पास ये सर्किट है, इस सर्किट में इतना रेजिस्टेंस है, इतनी वोल्टेज है, आप करंट बता दीजिए। हो सकता है आपसे करंट दे दे, रेजिस्टेंस दे दे, वोल्टेज पूछ ले, हो सकता है आपको वोल्टेज दे दे, करंट दे दे, फिर आपसे रेजिस्टेंस पूछ ले। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी चैप्टर में होता है कि रेजिस्टेंस का पैरेलल में और सीरीज में कॉम्बिनेशन देता है। मतलब रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन है, उसमें रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं, तो आप उसको कैसे करेंगे मैं आपको क्लास में बता चुका। रेजिस्टेंस लगे उनको कैसे करेंगे मैं आपको क्लास में बता चुका। रेजिस्टेंस सीरीज में लगे कैसे लगे वो मैं आपको बता चुका हूं, है ना। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप कहेंगे तो मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में आपके आंसर राइटिंग तक लेके जाऊंगा। इसके बाद है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब चैप्टर नेक्स्ट है ना। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये हीटिंग इफेक्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट है। तो मैग्नेटिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, उसमें स्पेशली आपको दो रूल ज्यादा अच्छे से याद करने हैं, राइट हैंड थंब रूल और लेफ्ट हैंड रूल। जो राइट हैंड थंब रूल है दैट डिपेंड्स ऑन द थंब, दैट डिपेंड्स ऑन द थंब। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड रूल किस पे डिपेंड कर रहा है, तो यू हैव टू फिगर आउट दीस छोटे छोटे पॉइंट्स, और उन्हीं को आपको लर्न करना, उन्हीं को आपको नोट करना, उसी को आपको लिख के आना है। तो ये तीन टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और जल्दी आप जब पेपर देखेंगे तो सोचेंगे कि हमने बताया तो था कि ये पेपर में आने वाला है। ये मान लीजिए कि पेपर इज लीक्ड, एट द मोमेंट पेपर इज लीक्ड फॉर यू। अब क्या करना है, अब ये है कि पेपर आपके सामने है, जस्ट यू हैव टू लर्न द टॉपिक्स एंड द कांसेप्ट व्हिच यू आर गोइंग टू राइट इन द एग्जाम। ठीक है, अब क्या करना है, लास्ट टॉपिक है, और इंटरेस्टिंग बात ये है कि सबसे आसान, और आप देखेंगे YouTube पे भी मैंने इसको आपको अपलोड कर दिया है। या फूड चेन की बात है, या फूड वेब की बात है, या 10% लॉ की बात है, ये छोटे छोटे 1-2 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन ये टॉपिक छोड़े नहीं जाते। इनके बिना पेपर बनना आसान काम नहीं है, मैं पहले बता चुका हूं आपको। ओजोन डिप्लीशन अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है, और वेस्ट मैनेजमेंट भी, जिसमें रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिकवर, या इसके अलावा कैसे बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल को आप सेपरेट करेंगे, तो इस पर भी बड़े अच्छे से मतलब आपको आंसर को प्रिपेयर करना है और आपको आंसर देना है। इस तरह मैं आपसे कहूंगा कि आपने इस वीडियो को देखा, इसमें मैंने आपको पूरे 13 चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पर आपसे बात की है। मुझे उम्मीद है कि आप इन सारे टॉपिक्स को तमाम करते हैं, और ये भी उम्मीद है कि इन पर रिवीजन भी आप करेंगे, और मुझे ये भी उम्मीद है कि एग्जाम में इनसे दिखेगा, जब जैसे ही आपको सवाल दिखेगा आप फौरन सभी आंसर्स बेफिक्र होकर बड़े आसानी के साथ लिख सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैव अ गुड डे।